Hello friends, today we are going to understand the topic of Payment of Wages Act 1936। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्सनस एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, कुछ पर्सनस एम्प्लॉयड हैं, कुछ पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, तो उनको वेजेस कितना पे करना है, क्या पे करना है, उसको रेगुलेट करने का काम इस एक्ट का है। प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय इंश्योरिंग टाइमली पेमेंट विदाउट अनऑथराइज्ड डिडक्शंस। अनऑथराइज्ड डिडक्शन मतलब जो ऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं है, जो ऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं है, उनके बिना टाइमली पेमेंट करना है वर्कर्स को वेजेस का। और अगर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको रोकना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। द स्कोप ऑफ दिस एक्ट इज लिमिटेड टू द पर्सन ड्रॉइंग द वेजेस फॉर द मंथ विच डज नॉट एक्सीड 18,000। इस एक्ट में इसका जो स्कोप है वो उन लोगों तक सीमित है जो कि वेजेस ड्रॉ कर रहे हैं और 18,000 से ज़्यादा नहीं है। डिपार्टमेंट इज इन्फोर्सिंग दिस लेजिस्लेशन टू द पर्सन एम्प्लॉयड एट द रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। ये होल ऑफ इंडिया पे लगता है, इसमें JNK भी शामिल है। डिपार्टमेंट प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय इंश्योरिंग टाइमली पेमेंट विदाउट अनऑथराइज्ड डिडक्शन। सेम बात आ गई जैसे सेकंड पॉइंट में था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है, डिपार्टमेंट इज इन्फोर्सिंग दिस लेजिस्लेशन टू द पर्सन्स एम्प्लॉयड द रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको ये लीगल जो कानून है उसको इन्फोर्स करने का काम जो है डिपार्टमेंट के पास है। तो डिपार्टमेंट को ये इन्फोर्स करना है इस एक्ट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट टू पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम ऑफ ऑल वेजेस रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो भी वेजेस पे करने हैं तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन लोगों को जो एम्प्लॉयड है, मतलब मेनली एम्प्लॉयज़ को वेजेस जो पे करने हैं उनको पे करे। एम्प्लॉयर इंक्लूड्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर मर गया है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो भी एम्प्लॉयर ही माना जाएगा। मतलब एम्प्लॉयर में कौन कौन माना जाएगा, एम्प्लॉयर खुद और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एम्प्लॉयर माना जाएगा। फिर आता है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। फिर बोलता है कि सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। वेज पीरियड शुड नॉट एक्सीड 1 मंथ। वेजेस पीरियड जो है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब कि या तो वो डेली भी हो सकता है, वीकली भी अपन वेजेस पे कर सकते हैं, फोर्टनाइटली भी पे कर सकते हैं, या मंथली भी पे कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा हम एक्यूमुलेट करके वेजेस को पे नहीं कर सकते। इन केस एन एम्प्लॉय इज एंगेज इन एस्टैब्लिशमेंट इन विच लेस देन 1,000 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ वेज पीरियड। मान लीजिए ऐसा कोई एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो पर्सन एम्प्लॉयड है उनकी संख्या कितनी है, 1,000 से कम है, तो वेजेस कितने पे किए जाएंगे, वेजेस कब पे किए जाएंगे, नेक्स्ट वेज शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ वेज पीरियड। लास्ट डेट ऑफ वेज पीरियड मान लीजिए 13 अप्रैल है, तो 7 मई को वेजेस पे किए जाने चाहिए, 7 मई तक वेजेस पे किए जाने चाहिए। इन केस एन एम्प्लॉय इन एस्टैब्लिशमेंट इन विच मोर देन 1,000 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ वेज पीरियड। ऐसा कोई एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें 1,000 या 1,000 से ज़्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड है, 1,000 से ज़्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड है बेसिकली, तो वेजेस जो पे किए जाएंगे वो 10th ऑफ द डे को पे किए जाएंगे। तो मतलब 30th ऑफ अप्रैल अगर वेज पीरियड का एंड है, लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड है, तो 10th मई को वेजेस पे किए जाने चाहिए, 10th मई तक वेजेस पे किए जाने चाहिए। वेज पीरियड कैन स्टार्ट ऑन एनी डे एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इज स्टार्ट ऑन 1st ऑफ द मंथ। वेज पीरियड किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये 1st ऑफ द मंथ को ही स्टार्ट हो सकता है 15th को स्टार्ट हो सकता है 16th को स्टार्ट हो। वेज पीरियड डिसाइडेड बाय एम्प्लॉयर इटसेल्फ एंड कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट रिक्वायर्ड। वेज पीरियड एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, इसमें एम्प्लॉय की कंसेंट या फिर उसकी मर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इन केस ऑफ माइंस
शिपिंग इंडस्ट्री वेजेस शैल बी पेड विद इन 7 days फ्रॉम द कम्प्लीशन ऑफ वर्क। जब माइन या शिपिंग इंडस्ट्री है तो उसमें वेजेस कब पे किए जाएंगे, जब वर्क कंप्लीट हुआ उसके 7 दिन के अंदर वेजेस पे किए जाएंगे। इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वर्कर्स, जब वर्कर्स टर्मिनेट हो गए, मतलब उनका टर्मिनेशन हो गया है, तो वेजेस मस्ट बी क्लियर्ड विद इन 2 days ऑफ टर्मिनेशन, सेकेंड वर्किंग डे। मतलब जब उनकी जॉब से उनको निकाल दिया गया या फिर जॉब उनकी अब वो नहीं कर रहे हैं, तो वेजेस पे किए जाएंगे सेकेंड डे को, विद इन सेकेंड डे ऑफ टर्मिनेशन। जब उनका सर्विसेज टर्मिनेट हुई है उसके सेकेंड डे पे वेजेस पे किए जाएंगे। वेजेस टू बी पेड इन करेंसी कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स और इन बोथ। करेंसी कॉइन्स में पे किए जा सकते हैं या करेंसी नोट्स में, या फिर दोनों में पे किए जा सकते हैं। डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस, हमने देखा था कि वेजेस में से अनऑथराइज डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ऑथराइज डिडक्शन जो बोल रहे हैं तो ये ऑथराइज डिडक्शन है। फॉलोइंग डिडक्शंस कैन बी मेड बाय एन एम्प्लॉयर वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस। जब पेमेंट ऑफ वेजेस कर रहे हैं, जब वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, तब कौन कौन सी डिडक्शंस हम कर सकते हैं, तो ये है सेक्शन 17 लिस्ट ऑफ ऑथराइज या परमिसेबल डिडक्शंस। जैसे फर्स्ट है फाइन्स, डिडक्शन फॉर एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, डिडक्शन फॉर डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसली एंट्रस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन, डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन सप्लाइड बाय एन एम्प्लॉयर, deduction for amenities and services provided by the employer, deduction for recovery of advances provided by employer, deduction for recovery of loan given by employer, deduction required to be made by order of a court, deduction for subscription to and for repayment of advances from any provident fund, deduction made with the written authorization of the person employed for payment of any premium on his life insurance policy, deduction for contribution to fund made for welfare of employees, deduction for contribution to any insurance scheme framed by the central government for the benefit of its employees। अगर फाइन्स है तो फाइन्स ऑथराइज डिडक्शन में आएंगे। अगर वो ड्यूटी से एब्सेंट हुआ, अगर वो नहीं आया या छुट्टी पे चला गया, तो उसके लिए उसके पैसे डिडक्ट होंगे, तो वो वेजेस में से डिडक्ट होंगी, ये भी ऑथराइज डिडक्शन है। तो ये सारी जो डिडक्शन है ये ऑथराइज डिडक्शन है। फिर देखते हैं उसका पेमेंट किस तरह से किया जाएगा, वेजेस का पेमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो मोड ऑफ पेमेंट ये सेक्शन 6 है। वेजेस कैन बी पेड इन कॉइन्स और करेंसी नोट्स और बोथ। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि वेजेस पे किए जा सकते हैं कॉइन्स में, करेंसी नोट्स में और दोनों में। एम्प्लॉयर में बी पेड बाय चेक और क्रेडिटिंग द वेजेस इन बैंक अकाउंट विद रिटन कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कंसेंट दे देगा, अपनी सहमति दे देगा कि मेरे को या तो चेक में पे कर दो या फिर मेरे बैंक अकाउंट में वेजेस को क्रेडिट कर दो। इन दो तरीके से एम्प्लॉयर वेजेस को पे कर सकता है एम्प्लॉय को। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट और बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट द वेजेस पे ओनली बाय ईदर बाय चेक और बाय क्रेडिट इन हिज बैंक अकाउंट। किसी केस में या किसी इंडस्ट्री या किसी इस्टेब्लिशमेंट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये भी बता सकती है कि इस केस में आपको वेजेस सिर्फ चेक से पे करने हैं या फिर बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके पे करने हैं। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। एन एम्प्लॉयर शैल मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स गिविंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, वर्क परफॉर्म बाय देम, वेजेस पेड टू देम, डिडक्शन मेड फ्रॉम वेजेस एक्सेट्रा। रजिस्टर एंड रिकॉर्ड शैल बी प्रिजर्व फॉर 3 years। एम्प्लॉयर को रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जिसमें ये कि पर्सन उनके द्वारा एम्प्लॉय कौन है, क्या क्या काम वो कर रहा है और कितने वेजेस उसको पे किए जा रहे हैं और वेजेस में से क्या क्या डिडक्शन वगैरह उनको घटाई जा रही है। रजिस्टर और रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जाएंगे वो 3 साल तक तो मेंटेन किए जाएंगे। क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड पेनल्टी फॉर मैलिशियस और वेक्शियस claims. Appropriate government shall appoint an authority to hear and decide claims arising out of deduction from the wages or delay in payment of wages। मान लीजिए कि वेजेस पे करने में डिले हो गया या फिर वेजेस में से अनऑथराइज डिडक्शन कर दिया गया, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ऐसे क्लेम्स को सुन सकती है या फिर डिसाइड कर सकती है क्लेम्स को। ठीक है, कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो हैंडल करने के लिए है। इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वर्कर्स ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस के क्लोजर होने की वजह से अगर वर्कर्स टर्मिनेट हो रहे हैं तो भी अमाउंट 2 दिन के अंदर दिया जाना चाहिए। और एक और चीज़ है जैसे कि एज पर सेक्शन 8 नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 15 years। जो 15 years के अंतर्गत है, जो 15 years के अंदर आता है, तो उस पर कोई भी फाइन इम्पोज नहीं किया जाएगा
सेक्शन 8 के मुताबिक सेक्शन 8 ये बोलता है कि कोई भी फाइन एम्प्लॉय उस पर्सन पे नहीं लगेगा जो कि 15 ईयर्स की एज तक है। एनी एग्री पर्सन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी अथॉरिटी जो अपॉइंट करी है उसको अग्रीव पर्सन मतलब कोई भी दुखी आत्मा अप्लाई कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय एन एप्लीकेंट द अथॉरिटी शैल हियर द एप्लीकेंट एंड द एम्प्लॉयर। After hearing and further inquiry, the authority can direct the refund to the employed person or of the amount deducted or the payment of delayed wages। जहाँ पे एप्लीकेशन मान लीजिए एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगाई है और अथॉरिटी को एप्लीकेंट को भी सुनना है, एप्लीकेंट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है और एम्प्लॉयर को भी सुनना है। सुनने के बाद दोनों को इंक्वायरी बिठानी है और ये बोल सकता है कि एम्प्लॉयर को बोल सकता है कि रिफंड करो इसका पेमेंट, या फिर कुछ भी डिसीजन अपने हिसाब से वो ले सकता है। एंड कैन डायरेक्ट द रिफंड टू द एम्प्लॉयड पर्सन ऑफ द अमाउंट डिडक्टेड और द अमाउंट पेमेंट ऑफ डिलेड वेजेस। अननोन इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज भी आते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट टू रिलेशन टू फाइन इम्पोज कैन नॉट एक्सीड 3% ऑफ वेजेस। अगर आप फाइन इम्पोज कर भी रहे हो किसी पर्सन पे तो आप उसके वेजेस का 3% से ज़्यादा उस पर फाइन इम्पोज नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेज पेमेंट। फैक्ट्री के केस में किस पे वेज पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वेज पेमेंट रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका पे करने के लिए? तो फैक्ट्री के केस में मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल, फैक्ट्री का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट के केस में अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो सुपरवाइज और कंट्रोल करेगा इंडस्ट्री को, तो वो इंडस्ट्री के केस में रिस्पॉन्सिबल है वेजेस को पे करने के लिए। रेलवे के केस में अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट पर्पस। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी पर्सन को नॉमिनेट करा है इस चीज़ के लिए कि वो वेजेस का पेमेंट देखेगा, तो वो पर्सन रेलवे के केस में रिस्पॉन्सिबल होगा। कॉन्ट्रैक्टर के केस में पर्सन अपॉइंटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर हु इज़ डायरेक्टली अंडर हिज चार्ज। जो कॉन्ट्रैक्टर के चार्ज में है, जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आता है, वो पर्सन जो अपॉइंट किया है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसके चार्ज में आता है, तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में वो रिस्पॉन्सिबल होगा वेजेस पेमेंट के लिए। और दूसरे किसी और केसेस में पर्सन अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा वेजेस के पेमेंट के लिए। अब आती है बात की एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 किस पे लगता है? पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है तो उन पे लगता है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पे लगता है। फॉलोइंग इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट पे, इन इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट पे भी लगता है, जैसे ट्रेनवे सर्विस और मोटर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर और गुड्स, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस अदर देन मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस मगर मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स को छोड़ के। डॉक, वार्फ और जेटी, ये सब शिप्स के अलग अलग टाइप्स हैं एक तरह से। इनलैंड वेसल पे लगता है। माइन और ऑयल फील्ड, वर्कशॉप और अदर इस्टेब्लिशमेंट, इन सब पे हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 लगता है। एस्टेब्लिशमेंट इन विच वर्क रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस और कैनाल्स। एस्टेब्लिशमेंट जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड